स्ट्रेटोस्फीयर के माध्यम से लोगों के परिवहन और इस कदम के आर्थिक लाभ के बारे में सवाल जैसे स्ट्रेटोसेट को एक परिवहन साधन के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? यह सवाल बहुत दिलचस्प है। वैसे 30 के दशक के नायकों के बारे में जो पहले तकनीक के विकास को रोकते थे, वह प्रमाणन का सवाल है और सुरक्षा की मांगें भी हैं, क्योंकि अब कई देशों में बिना प्रमाणित उपकरण पर स्ट्रेटोस्फीयर में मानव उड़ान करना कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तव में लगभग असंभव है, या यह वास्तव में एक बहुत जटिल आपात स्थिति है जो पूरी तरह से नौकरशाही में उलझी हुई है। जैसे कि लेकिन कुछ देशों में अधिक लचीले नियम हैं। इनमें से कई देश अफ्रीका में हैं और यह एक वास्तविक क्षेत्र है जहां ऐसा संभव है। वहां ऐसा व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है। मुख्य रूप से लोगों के दृष्टिकोण से इसे पर्यटन के रूप में देखा जाता है। सबसे पहले यह इस बात से संबंधित है कि उपकरण की लैंडिंग पॉइंट निश्चित रूप से उड़ान की पथ के दृष्टिकोण से पूर्वानुमानित है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ भिन्नता है। कल्पना कीजिए कि आप से एक कैप्सूल में पृथ्वी की ओर उड़ान भर रहे हैं। मुझे लगता है आराम के दृष्टिकोण से यह बहुत अच्छा नहीं है, हालांकि यह बहुत दिलचस्प है। इसलिए यहाँ अधिकतर भावनात्मक प्रभाव और अनुभव हैं, इसलिए शायद इसे पर्यटन कहा जा सकता है। एक्सट्रीम टूरिज्म यकीनन हाँ, एक दिलचस्प तकनीक है स्ट्रेटोसेट पर एक ग्लाइडर को उठाना, फिर एक समय पर उसे छोड़ देना और यात्रा करना। नियंत्रण यंत्र सौंपा जाए। अमेरिका ऐसा, कनाडा ऐसा उपकरण बनाया गया है। इसमें ग्लाइडर लगाया जाता है, सैन्य कार्य है, और यह केवल ग्लाइडर नहीं बल्कि एक इंजन वाला विमान यानी ड्रोन स्ट्रेटोसेट पर लटकता है, एक निश्चित क्षेत्र में छोड़ा जाता है और ड्रोन की कार्य क्षेत्र सीमा हजारों किलोमीटर तक बढ़ जाती है। हालांकि ड्रोन बहुत छोटा भी हो सकता है, लेकिन आर्थिक यात्रा करना मुश्किल है। उन देशों के बारे में जहां यह संभव है, फ्योदोर कोन्युखोव ने इस पर ध्यान दिया होगा। उसने ऑस्ट्रेलिया से अपनी स्ट्रेटोस्फेरिक यात्रा की योजना बनाई थी। यह मानवाधिकारों वाली एक देश है। यह यात्रा के बारे में है। अगर हम आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में थोड़ा और सोचें तो यह निश्चित रूप से स्ट्रेटोस्फीयर में 1 किलो वजन को उठाने की लागत पर टूट जाती है। यानी जितना ऊंचा उड़ेंगे उतनी ही महंगी हमें इस ऊंचाई पर पहुंचने की लागत पड़ेगी। इसलिए बहुत से लोगों को साथ ले जाना संभव नहीं होगा। उड़ान तभी उचित है जब बात लंबी उड़ान की हो। अगर बात महीनों या सालों तक उपयोगी भार के अस्तित्व की हो तो अंतरिक्ष यात्रा की तुलना में यह कई गुना और सैकड़ों गुना सस्ता है, यहाँ तक कि 1000 गुना सस्ता। लेकिन अगर विमान की उड़ान से तुलना करें जिसमें लोग लैंडिंग यात्रा करते हैं, तो परिवहन का कार्य विमान द्वारा बेहतर तरीके से किया जाता है। हर प्रकार की तकनीक अपने विशेष मामले में उचित है, लेकिन इंसान का दिमाग चालाक होता है। जैसे कि ज़ेपेलिन भी वैसे ही सब सही है। अगर सवाल को स्पष्ट करें तो यह मॉस्को से दक्षिण अफ्रीका है। पढ़ने में थोड़ा मुश्किल। जोहान्सबर्ग, यहाँ पर शायद आप ग्लाइडर से नहीं पहुँच पाएंगे। तो अगर यह कोई एक बार उपयोग होने वाली आवरण होती और एक उन उपयोग होने वाला ग्लाइडर होता जिसमें 1-2 लोग 200 या 250 के साथ ऊंचाई पर उठाए जाते, तो कुछ 1000 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया जा सकता है, वह उड़ जाएगा। हे भगवान, मैं क्या कह रहा हूँ। जीवन समर्थन प्रणाली की जरूरत है। स्पेस सूट चाहिए, एक विशेष पर्यटक स्पेस सूट, ताकि कैप्सूल का वजन न बढ़े। आर्थिक दृष्टिकोण से यह उचित नहीं है, तुम कह रहे हो। हाँ, क्योंकि सबसे पहले वहाँ ले जाना महंगा है। लेकिन जब तक हम जिस आर्थिक मॉडल में जी रहे हैं वह ऐसी है नहीं। वैसे अगर सोवियत संघ की बात करें
तो याल्टा से ये टिकट मुझे ठीक से याद नहीं है। 3 रूबल हेलीकॉप्टर पर, लेकिन स्ट्रैटोसेट पर नहीं। अभी तक न तो तकनीकी है, न ही ड्रेनेज वाल्व वास्तव में मदद करेगा, ताकि दबाव निश्चित रूप से आवरण की ताकत से अधिक न हो। यह ठीक उसी तरह है जैसे हमने अभी हाल ही में वास्तविकता में लॉन्च किया। हाँ, लेकिन बात यह है कि उसे निर्धारित दबाव को सहन करना चाहिए। हम अचानक यह बैलास्ट आवरण के बारे में है या गैस के बारे में, हमारे आखिरी उड़ान में वह बैलास्ट आवरण के बिना लॉन्च हुआ था। बात है कि हिस्से का गैस को बिना शर्त छोड़ना ज़रूरी है। आवरण वातावरण में खुला होता है। अगर हम चाहते हैं कि यह गैस बाहर निकले तो हमें एक निश्चित आकार का सॉकेट लगाना होगा। जितना बड़ा सॉकेट होगा उतना अधिक गैस मात्रा हम कम दबाव आवरण बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए अगर हम नहीं चाहते कि यह हो या नहीं चाहते कि उड़ान भरने या गैस भरने के दौरान हवा आवरण के अंदर खींची जाए, तो हम एक छोटा सॉकेट लगाते हैं, उसे बांधते हैं या आवरण के अंदर डालते हैं। यह बात वाल्व की नहीं है, यहाँ बात अपेंडिक्स के आकार और सॉकेट की लंबाई की है, और साथ ही उन ऑपरेशनों क्रियाओं की भी जो लॉन्च से पहले होती हैं। अगर बात बैलास्ट आवरण की हो तो यहाँ कोई सुरक्षा वाल्व या ड्रेनेज वाल्व नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बैलास्ट आवरण के अंदर हवा की मात्रा को बदलकर आप उस ऊंचाई को बदलते हैं जिस पर यंत्र उड़ रहा है। हाँ, इससे आवरण का मतलब ही खत्म हो जाता है। हाँ, आप एक वाल्व लगा सकते हैं, क्रिटिकल दबाव पर काम करने वाला। यह आवरण के लिए अधिकतम दबाव है, ताकि अगर अचानक कोई अनियोजित स्थिति आए तो उसे नष्ट न होने दे। लेकिन अनियोजित स्थिति हम अपने गणनाओं में गलती कर गए हैं, या तो आवरण में बहुत अधिक हीलियम भर दिया गया था, या फिर हम डिज़ाइनिंग के चरण में गैस के अंदर के तापमान को लेकर गलती कर गए। यह परीक्षण में होना चाहिए। कोई मतलब है। बात इंसान की हो, इंसान ऐसे यंत्र पर उड़ान भरता तो एक ड्रेनेज वाल्व लगाना चाहिए। यह गैस के आवरण में फटने से रोकेगा। हम दूसरे स्तर पर चले जाते, लेकिन उड़ान जारी रहती। और अगर ये ऐसे फैक्ट्री के सस्ते तेज लॉन्च हैं, तो फिर संरचना को महंगा करने और उसे जटिल बनाने का क्या मतलब है? एक और बिंदु है, बैलास्ट आवरण स्ट्रैटोसेट की एक महत्वपूर्ण लागत है। यह बैलास्ट आवरण में शामिल है। अगर हम बड़े पैमाने पर लॉन्च करते हैं, जैसे कि व्यावसायिक लॉन्च, और हम इन आवरणों का पहले लॉन्च के बाद पुनः उपयोग करते हैं, तो तब वाल्व लगाना समझदारी है, ताकि नष्ट होने से रोका जा सके। वाल्व ने गैस को बाहर निकाला, आवरण वापस आ गया, हमने इसे झाड़ा और फिर से लॉन्च। गूगल ने जब उन्हें यंत्र वापस मिले तब पैसे दिए। हम अतिरिक्त पैसे देते हैं जब यंत्र वापस आते हैं। जो यंत्र वापस आया उसकी एक मज़ेदार कहानी थी कि जब स्थानीय लोगों ने देखा कि यह जंगल में उतर रहा है। यह यूएफओ है, और पुलिस को बुलाया। स्थानीय अधिकारियों को बताया वहाँ जंगल में यूएफओ उतरा है। चूंकि हमारे पास रोसाविएशन के साथ सब कुछ सहमति में था, इसलिए गुप पुलिस के शेड से उपयोगी सामान निकालने में कोई समस्या नहीं आई।